अब बात करते हैं भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिनकी आज 150वीं जयंती है। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे और उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। आज़ादी के समय कांग्रेस पार्टी और देश के लोगों की इच्छा थी कि वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू की जगह भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। सबकी इच्छा ये थी, लेकिन महात्मा गांधी की इच्छा कुछ और थी और उनकी इच्छा की वजह से सरदार पटेल की बजाय जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। आज सरदार पटेल के बारे में हम एक अलग तरह का विश्लेषण करना चाहते हैं और आपको यह बताना चाहते हैं, चाहे यह सवाल काल्पनिक ही है, कि अगर सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए होते तो आज हमारे देश की तस्वीर कितनी अलग होती। आज हम इसी काल्पनिक सवाल को आपके लिए डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की जयंती की कुछ शानदार तस्वीरें दिखाते हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। गुजरात के केवड़िया में आज पहली बार गणतंत्र दिवस की तरह एक भव्य परेड का आयोजन किया गया। अब हर साल यहां सरदार पटेल की जयंती पर गणतंत्र दिवस की तरह एक परेड का आयोजन किया जाएगा और आज के परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के अलावा कई राज्यों की पुलिस भी शामिल हुई। इस परेड में कई राज्यों की झांकियां दिखाई गईं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गणतंत्र दिवस के परेड में दिखाई जाती हैं। वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने फ्लाई पास्ट किया। इसलिए सबसे पहले आपको इस शानदार परेड की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। मैं शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। वर्ष 2014 से पूरे देश में सरदार पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमेशा सरदार पटेल ये चाहते थे कि भारत एक होकर आगे बढ़े। वो हमेशा भारत की एकता पर जोर देते थे और इसीलिए आज आप सबके लिए संदेश ये है कि एकता में बहुत बल है, हमें एकता के साथ रहना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल शुरुआत से ही भारत में बाकी रियासतों की तरह पूरे जम्मू कश्मीर को भी भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही
पूरे कश्मीर का विलय हो, लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। साथियों, कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी, उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा। कांग्रेस की लचर नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। अगर जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाते तो जम्मू कश्मीर को लेकर शायद कभी विवाद ना होता। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर कभी मुद्दा ही नहीं बनता। ये इतिहास की बात है जिसे अब हम बदल नहीं सकते। लेकिन अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की तस्वीर आज कुछ अलग होती। पीओके शायद आज भारत का हिस्सा होता, क्योंकि सरदार पटेल कश्मीर का मुद्दा लेकर कभी संयुक्त राष्ट्र में नहीं जाते और ना ही यह मुद्दा किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंच पाता। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हमारी विदेश नीति कहीं ज्यादा कठोर होती। सरदार पटेल चीन पर कभी भरोसा नहीं करते थे और चीन के प्रति जवाहरलाल नेहरू की नर्म नीति से वो हमेशा असहमत रहते थे। भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी हो सकता था। चीन से पहले भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन तब जवाहरलाल नेहरू ने चीन को सदस्य बनाने का समर्थन किया था। लेकिन अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो वैसा कभी नहीं करते। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बन गए होते तो भारत में नक्सलवाद, खालिस्तान और उल्फा जैसे अलगाववादी आंदोलन शायद कभी शुरू ही ना होते। सरदार पटेल हमेशा देश की एकता के लिए बहुत कठोर फैसले लेते थे। उन्होंने आजादी के बाद देश की 562 रियासतों का भारत में विलय किया था। हैदराबाद और जूनागढ़ रियासत को भारत का हिस्सा बनाने के लिए उनके खिलाफ सेना का भी प्रयोग किया था। और शायद आज हमारे सिस्टम में टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल्स की कोई जगह ना होती अगर वो प्रधानमंत्री बन गए होते। शायद इन शब्दों का हमारे देश में जन्म ही ना हुआ होता। सरदार पटेल धर्म की राजनीति के बहुत खिलाफ थे। उन्होंने मुस्लिम लीग जैसी धार्मिक राजनीतिक पार्टियों का खुलकर विरोध किया था। अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते तो भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ना होती और भारत में चुनाव में बार बार जो मुसलमानों का प्रयोग किया जाता है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, वो ना होता। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून बहुत पहले भारत में लागू हो चुके होते। अगर सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो शायद भारत की आर्थिक स्थिति भी कहीं ज्यादा बेहतर होती। उनकी आर्थिक सोच नेहरू से बिल्कुल अलग थी। सरदार पटेल इस तरह के समाजवाद के पक्ष में नहीं थे जिसमें सरकार का हर चीज पर नियंत्रण हो और प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा ना मिले। सरदार पटेल मातृभाषा और हिंदी भाषा को प्राथमिकता देते थे। अगर वो प्रधानमंत्री होते तो देश की भाषा और हमारी जो भाषा नीति है वो बिल्कुल अलग होती। आज हिंदी भाषा को ज्यादा सम्मान मिलता। लोग हिंदी अपनी मातृभाषा में बात करने में हिचकिचाते नहीं। सरकार, न्यायपालिका और बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों में ज्यादातर कामकाज अंग्रेजी में ना होता। चीन, जापान, रशिया, फ्रांस, साउथ कोरिया जैसे देशों की तरह हमारे देश में भी सारा कामकाज, पढ़ाई लिखाई हमारी अपनी भाषा में होती। सरदार पटेल देश को शक्तिशाली बनाने की बात करते थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू डिफेंस से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर जोर देते थे। सुरक्षा से ज्यादा उन्हें विदेश नीति का शौक था। शायद इसीलिए उन्होंने हमारी सेना को आधुनिक और बहुत ताकतवर नहीं बनाया। सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री बन जाते तो शायद भारत को आजादी के बाद परमाणु बम बनाने में 27 साल भी नहीं लगते। उससे पहले ही हम ये काम कर लेते। सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री होते तो चीन के साथ जो हमारा पहला युद्ध हुआ था उसका नतीजा भी कुछ और होता। प्रधानमंत्री मोदी ने कल सरदार पटेल के परिवार के लोगों से मुलाकात की और सरदार पटेल के पोते गौतम भाई पटेल करीब 80 वर्ष के हैं और आज भी गुजरात के वडोदरा में रहते हैं। आज सरदार पटेल के परिवार के लोग
राजनीति से बहुत दूर हैं और एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं होंगे कि सरदार पटेल के परिवार में, उनके ख़ानदान में कौन कौन लोग हैं, वो कहाँ पर हैं और वो क्या करते हैं, क्योंकि ये सभी लोग आज एक गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। आप सब की तरह देश के एक आम नागरिक की तरह रह रहे हैं। अब आपको सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के बारे में हम बताते हैं। और ये बात मैं आज आपसे क्यों कर रहा हूं, ये हम तुलना कर रहे हैं नेहरू परिवार के और पटेल परिवार के बीच की। नेहरू परिवार बाद में नेहरू गांधी परिवार बना। उस परिवार में कौन कौन लोग हैं, वो किस पदों पर रहे, आज उनमें से कौन लोग हैं, ये पूरा देश जानता है कि नेहरू गांधी परिवार में कौन कौन है, किस किस पद पर गए। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि सरदार पटेल के परिवार में कौन है। तो आइए आज इन दोनों के परिवारों की एक तुलना करते हैं। और मैं आपको जो शुरू में बता रहा था, सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री बन गए होते तो हमारे देश की राजनीति में ये परिवारवाद भी ना होता। आज जो परिवारवाद आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये ना होता। अब मैं आपको बताता हूं उनकी बेटी मणिबेन पटेल के बारे में। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद उनकी बेटी मणिबेन पटेल भी राजनीति में आई थी, कांग्रेस से सांसद भी बनी, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था, त्याग दिया था। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद उनके परिवार के लोगों की जिंदगी कैसे मुश्किलों में गुजरी, इसका जिक्र भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले वर्गीस कुरियन ने अपनी किताब में किया है। उस किताब का नाम है आई टू हैड अ ड्रीम। इस किताब में उन्होंने सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के बारे में काफी कुछ लिखा है और उस किताब के अंश आज मैं लेकर आया हूं। राष्ट्र के लिए सरदार पटेल के तमाम योगदान के बाद भी यह बहुत दुखद है कि हमारे देश ने उनकी बेटी के लिए कुछ नहीं किया। अपने अंतिम वर्षों में जब मणिबेन पटेल की आंखों की रोशनी कमजोर हो रही थी, वो देख नहीं पाती थी, वो अहमदाबाद की सड़कों पर बिना किसी के सहारे के चलती थी और अक्सर लड़खड़ाकर गिर जाया करती थीं, तब कोई भी उनकी मदद करने के लिए आता नहीं था। इतनी बुरी स्थिति उनकी हो गई थी। आज उस किताब के कुछ अंश मैं पढ़ना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। और ये सरदार पटेल की बेटी के बारे में है। जब सरदार पटेल की मृत्यु हो गई तो उनकी बेटी जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए गई। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए जाती हैं। इस किताब में आगे लिखा है कि जब वो नेहरू से मिली, आई थॉट ही माइट आस्क मी हाउ आई वुड मैनेज नाउ, और एटलीस्ट आस्क इफ देयर वॉज एनीथिंग ही कुड डू टू हेल्प मी, बट ही नेवर आस्क्ड। शी वॉज एक्सट्रीमली disheartened, and in a way the incident revealed the extent of strain in the Nehru Sardar Patel relationship। हिंदी में इसका मतलब है कि जब वो प्रधानमंत्री नेहरू से मिलने के लिए गई अपने पिता की मृत्यु के बाद, तो प्रधानमंत्री नेहरू ने उनसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि अब आप क्या करेंगी, अब पिता का साया आपके सिर से उठ गया है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं। उन्होंने उनका ना हाल चाल पूछा, ना उन्हें कोई अपनी तरफ से मदद ऑफर की। और इस बैठक के बाद, इस मीटिंग के बाद उनकी बेटी को यह महसूस हुआ कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बीच जो रिश्ते थे वो कितने कड़वे हो चुके थे। रिश्ते अगर कड़वे ना होते तो प्रधानमंत्री नेहरू जरूर सरदार पटेल की बेटी से पूछते कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, उनकी मदद करते। उनके दोस्त, उनके सहयोगी की बेटी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आगे इसमें लिखा है, इट वॉज क्वाइट डिस्ट्रेसिंग टू सी दैट नीदर नेहरू नॉर एनी ऑफ द अदर नेशनल लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी एवर बॉदर्ड टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू मणिबेन आफ्टर हर फादर डाइड। ना तो नेहरू ने और ना ही कांग्रेस पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने यह जानने की कोशिश की कि सरदार पटेल की मृत्यु के बाद उनकी बेटी मणिबेन का क्या हुआ। मणिबेन के पास अपना कोई पैसा नहीं था। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद बिरला परिवार ने उन्हें बिरला हाउस में रहने का एक ऑफर दिया कि आप यहां रह जाइए, लेकिन उनके लिए रहने का अच्छा इंतजाम नहीं किया और फिर वो परेशान होकर अपने एक कजिन के घर में अहमदाबाद शिफ्ट हो गई। उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, वो बसों में यात्रा करती थी और ट्रेन में 3rd क्लास कंपार्टमेंट में यात्रा करती थी। बाद में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर बनी, ये भी इसमें लिखा हुआ है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था।
और बाद में आखिर में यह लिखा हुआ है कि सरदार पटेल के तमाम योगदान के बाद भी उनकी बेटी के लिए इस देश ने कुछ नहीं किया। अपने आखिरी दिनों में उनकी बेटी को दिखना बंद हो गया था। वो अक्सर अहमदाबाद की सड़कों पर गलियों में जब जाती थी तो उनके पास मदद के लिए कोई होता नहीं था। अक्सर ठोकर खाकर गिर जाया करती थी और कोई आने जाने वाला व्यक्ति सड़क पर अगर उनकी मदद कर दे तो कर दे उन्हें वापस उठाने में, वरना कोई मदद करने वाला भी नहीं था। जब उनकी मृत्यु बहुत करीब थी, जब बिल्कुल मरने वाली थी, तब गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल उनके पास गए और अपने साथ एक फोटोग्राफर ले गए और मनीबेन के साथ उनके आखिरी दिनों में, आखिरी क्षणों में गुजरात के मुख्यमंत्री ने, चिमन भाई पटेल ने एक फोटो खिंचवा ली, जिसमें उस फोटो को उन्होंने अगले दिन सारे अखबारों में छपवाया, जिससे यह पता चल सके कि वो मणिबेन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि उन्होंने मणिबेन के लिए कुछ नहीं किया था उनके आखिरी दिनों में। तो ये हालत थी सरदार पटेल की अपनी बेटी की उनके आखिरी दिनों में। तो आप इससे समझ सकते हैं सरदार पटेल का जो परिवार है, जैसा मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिले भी हैं। वो तस्वीर आप एक बार फिर से देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं, देखिए। इनमें से आप किसे पहचानते हैं? इनमें से कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है। ये सारे लोग आप सब की तरह आम लोग हैं। आपको इनके नाम भी नहीं पता होंगे। ये है सरदार पटेल का परिवार। लेकिन सरदार पटेल के जो दोस्त थे, उनके साथ सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। नेहरू का जो परिवार है वो कहां से कहां पहुंच गया इस देश में, उसने कैसे परिवारवाद की राजनीति शुरू की, ये आज आप सब जानते हैं। अब आपको फ्लैशबैक से लेकर आते हैं भारत की आज की राजनीति में। बिहार